गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आप लोगों का बालाजी कॉमर्स प्रोफेशनल क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग लेक्चर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले क्लास में कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, और बाकी हम लोग बेसिक चीज़ें देखे थे। आज हम लोग आगे लेक्चर को देखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटेंसी का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग साइकिल के बारे में कि लेखांकन चक्र क्या होता है, लेखांकन चक्र हम किसको कहते हैं। तो देखिए, लेखांकन चक्र क्या है कि एक अकाउंटिंग साइकिल होती है कि जो एक साल में कंप्लीट होती है, जिसमें 12 महीने या एक साल में वो कंप्लीट होती है, चाहे वह फाइनेंशियल ईयर पर हो रही हो, चाहे वह कैलेंडर ईयर पर हो रही हो। चाहे उसको हम फाइनेंशियल ईयर पे कर रहे हैं, चाहे कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च, कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर। वैसे जनरली अब जो गवर्नमेंट का नया रूल है, अब हर काम किस पे करते हैं, फाइनेंशियल ईयर पर। क्योंकि कारण उसका है कि व्यापारी जो बिजनेसमैन होता है भाई अपना रिकॉर्ड तो रखता ही है, लेकिन उसको गवर्नमेंट को भी शो करना पड़ता है, तो इसलिए उसको डबल वर्क ना हो जाए, इसलिए अपना हर काम किस पे रखता है, फाइनेंशियल ईयर पर। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैंने जो अकाउंटिंग साइकिल समझाई थी, अकाउंटिंग साइकिल 5 स्टेप में पूरी होती थी। 5 स्टेप क्या होते थे अकाउंटिंग साइकिल के? जैसे फर्स्ट स्टेप हमारा होता था, कह सकते हो कि मॉनेटरी टर्म्स, दूसरा था रिकॉर्डिंग, तीसरा था क्लासिफिकेशन, चौथा था हमारा समराइजिंग, पांचवा था हमारा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो अब लोग ये बोर्ड पे देख रहे होंगे, ये अकाउंटिंग साइकिल का फॉर्मेट है। अब मैं इसमें आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ट्रांजैक्शन दिया हुआ है। ये सबसे पहली चीज़ क्या होता है, ट्रांजैक्शन। उसके बाद क्या होता है, जर्नल बुक, जर्नल बुक के बाद लेजर, है कि नहीं। मैंने कहा ट्रांजैक्शन के बाद जर्नल, जर्नल के बाद लेजर बुक्स, लेजर बुक्स के बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट, है कि नहीं। और फाइनल अकाउंट के कितने पार्ट हैं, 5 हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। 5 हैं। वैसे बेसिकली केवल हम 3 मानते हैं। 3 क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, बैलेंस शीट होती है। लेकिन यहाँ मैंने 5 चीज़ों को क्लियर करने के लिए बनाया हुआ है, इसलिए आपको बताता हूँ कि 5 का मतलब क्या होता है। तो देखिए, यहाँ सबसे पहली चीज़ है भाई, जो मॉनेटरी टर्म्स, अकाउंटिंग का जो डेफिनेशन की जो पहला स्टेप है, मॉनेटरी टर्म्स। मॉनेटरी टर्म्स क्या है कि मॉनेटरी टर्म्स मीन्स ट्रांजैक्शन, कि हम लेन देन, कौन से लेन देन लिखते हैं, जो मौद्रिक लेन देन है। भाई देखिए, 2 तरह के ट्रांजैक्शंस थे, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। तो अकाउंटिंग में केवल हम किसको इन्वॉल्व करते हैं, केवल फाइनेंशियल को, नॉन फाइनेंशियल को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। तो आप देख रहे हो वहाँ पर ट्रांजैक्शन में मॉनेटरी टर्म्स रखेंगे। फिर उसके बाद जनरल बुक। जनरल बुक क्या होती है, बिजनेसमैन, व्यापारी अपना रेगुलर का ट्रांजैक्शन, अपना रेगुलर का लेन देन जिस पुस्तक में एंट्री करता है, जिसमें उसको लिखता है, उसको हम लोग बोलते हैं जनरल बुक्स या डे बुक। हिंदी में कहते हैं रोजनामचा पुस्तक। और लिखने के सिस्टम को हम बोलते हैं जनरल एंट्रीज, रोजनामचा प्रविष्टियाँ। अब वो जनरल एंट्रीज कैसे की जाती है, उसके लिए हमारे पर्सनल अकाउंट के रूल्स होते हैं, रियल अकाउंट के रूल्स होते हैं, नॉमिनल अकाउंट के रूल्स होते हैं, जिसके आधार पर उसको हम डेबिट और क्रेडिट डिसाइड करते हैं। जो मैंने आपको बताया कि भाई डेबिट क्रेडिट कैसे किया जाएगा, ये आपको आज मैं डिस्कस करूंगा इसके आगे। जैसे इसके पहले बताया था डेबिट क्रेडिट की नो डेफिनेशन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट द साइन ऑफ डोमिनेटरी सिस्टम, कि भाई 1 रिसीवर एंड 2 गिवर। एक रिसीवर होता है, दूसरा गिवर होता है। एक को हम डेबिट करते हैं, दूसरे को हम क्रेडिट करते हैं, तो जो रूल के आधार पर होता है। तो आप देख रहे हो, फिर उसको हम जनरल बुक में जनरल एंट्रीज करेंगे रूल के आधार पे, जिसको हम रिकॉर्डिंग बोलते हैं अकाउंटिंग में। फिर उसके बाद हम लेजर बनाते हैं। लेजर मतलब जिसको लेजर को अकाउंट हम कहते हैं, या उसी को हम बोलते हैं खाता बही, हिंदी में कहते हैं खाता। लेजर मीन्स क्या होता है, जो अकाउंटिंग में अगला स्टेप था क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। लेजर क्या चीज़ है, हाँ बेटा, हम बात करते हैं आगे कि लेजर क्या चीज़ होती है। लेजर जिसको अकाउंट बोलते हैं, या उसको हिंदी में कहते हैं खाता बही, खाता। और लेजर में लिखने के सिस्टम को हम बोलते हैं पोस्टिंग करना या खतौनी करना, खतियाना लिखना।
तो अकाउंटिंग का जो टर्म्स था क्लासिफिकेशन, जिसको वर्गीकरण बोलते हैं, उसी के अंतर्गत लेजर हमारा आता है। अब क्या है, जैसे एक ही नेचर के जो ट्रांजेक्शन्स हैं उसको एक स्थान पे रखना, एक ही स्थान पे एक पुस्तक पे उसको जो रखना है, जिस पुस्तक पे रखते हैं उसको लेजर या अकाउंट बोलते हैं, एक स्थान पे उसको रखते हैं। लिखने का जो प्रोसेस है, जो सिस्टम है, उसको बोलते हैं पोस्टिंग करना या खतौनी करना। जैसे भी मान लीजिए कि हमने राम से कई बार ट्रांजेक्शन किया, हमने श्याम से कई बार ट्रांजेक्शन किया, हमने सुनील से कई बार ट्रांजेक्शन किया, है कि नहीं? तो राम का अलग हम रखेंगे, श्याम का अलग रखेंगे, सुनील का अलग रखेंगे, मतलब अलग अलग नाम का कि एक आईडी बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं लेजर या अकाउंट। जैसे मान लीजिए आप बैंक में खाता खोलते हो, भाई आप बैंक आपको पासबुक देता है, एक एविडेंस देता है, साक्ष्य देता है कि भाई आप बैंक में कितना पैसा जमा कर रहे हो, कितना निकाल रहे हो, बैंक कितना इंटरेस्ट लगा रहा है, बैंक कितना चार्ज लगा रहा है कि नहीं? ये सब जो भी चीज़ें पूरे कैलकुलेशन है, एक स्थान पे बैंक उसको रिकॉर्ड करता है। तो दैट इज क्या, जो इस स्थान पे रिकॉर्ड करता है दैट इज अकाउंट, वो अकाउंट है, और जिसको हम लेजर या अकाउंट के नाम से जानते हैं। और उसमें जो लिखने के सिस्टम उसको हम बोलते हैं पोस्टिंग करना या खतौनी करना। ठीक है, अब अगला स्टेप हमारा होता है ट्रायल बैलेंस, जिसको हम अकाउंटिंग का समराइजिंग बोलते हैं। ट्रायल बैलेंस, तलपट क्या होता है? तलपट को एक ट्रायल, इसको हम ट्रायल बैलेंस को हिंदी में तलपट कहते हैं, या उसी को हम बोलते हैं परीक्षा सूची। वो किसके लिए बनाया जाता है? एग्जामिन ऑफ अकाउंट्स फॉर मैथमेटिकल एरर। जो हमारे मैथमेटिकल एरर अकाउंटिंग में है उनको एग्जामिन करने के लिए इसको हम बनाते हैं कि भाई ये देखते हैं कि हमारा पूर्ण रूप से हमारे अकाउंट्स सही है, या मतलब हमारे जो अकाउंट्स हैं उसमें कोई मैथमेटिकल एरर तो नहीं है, वो पूर्ण रूप से वेरीफाई हो रही कि नहीं है। कहने का मतलब प्लस माइनस की चेकिंग करते हैं, तो इसको हम ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। तलपट में डेबिट और क्रेडिट दोनों के बैलेंस को आपस में टैली किया जाता है। टैली करके देखा जाता है कि भाई इसमें कोई ऐसा कोई मिस्टेक ना हो, कोई गलतियां ना हो। ठीक है, तो ये तलपट में जैसे हम डेबिट क्रेडिट का दोनों बैलेंस आपस में मिलाते हैं, अगर दोनों बैलेंस अगर आपस में मिल जाते हैं तो हम कहते हैं अकाउंटिंग में कोई मैथमेटिकल एरर नहीं है। लेकिन एक कहावत भी कहते हैं, क्या तलपट खातों की पूर्ण शुद्धता का प्रमाण है? तो आप ये मानिएगा पूर्ण शुद्धता का प्रमाण नहीं होता, क्योंकि वो केवल मैथमेटिकल एरर की चेकिंग करता है, केवल प्लस माइनस की चेकिंग करता है। लेकिन अकाउंटिंग में अगर कोई फ्रॉड हो रहा है, कोई ऐसी गलतियां हो रही हैं, तो उनको आसानी से उससे हम नहीं पकड़ सकते। उसके लिए अलग से हमें रिकॉर्ड करने पड़ते हैं कि अगर हमारी कोई गलतियां हो जाती हैं तो अकाउंटिंग को हमें रेक्टिफाइड करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जो आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो तलपट मैंने बोला, ट्रायल बैलेंस, समराइजिंग, संक्षिप्तीकरण। इसके बाद फिर हमारा आता है फाइनल अकाउंट, अंतिम खाते, जो अकाउंटिंग का लास्ट स्टेप होता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जिसको बोलते हैं विश्लेषण एवं निर्वचन। अब फाइनल अकाउंट, अंतिम खाते। देखिए जनरली कहावत कहते हैं कि कॉमर्स स्टूडेंट की शुरुआत ट्रांजैक्शन से होती है, बैलेंस शीट पे द एंड हो जाती है। देखने में लगता है केवल 5 स्टेप, लेकिन 5वें स्टेप में बहुत सारे वर्क करने पड़ते हैं, इसे थोड़ा समझने वाली चीज़ें होती है। अब देखिए आगे बात करते हैं, जैसे हमने कहा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, विश्लेषण एवं निर्वचन। अब एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, विश्लेषण, निर्वचन में फाइनल अकाउंट आता है, अंतिम खाता। अंतिम खाते में 5 पार्ट होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है कि नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, बैलेंस शीट होती है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट निर्माण खाता, ट्रेडिंग अकाउंट व्यापार खाता, है कि नहीं, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाभ हानि खाता, एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लाभ हानि नियोजन खाता, बैलेंस शीट आर्थिक चिट्ठा। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने कहा कि भाई फाइनल अकाउंट जब बनाते हैं, अब मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वो संस्थान बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वो संस्थान बनाते हैं जो अपने यहाँ खुद वस्तु को बनाकर, खुद प्रोडक्ट को तैयार करके मार्केट में सेल करते हैं। जो संस्थानें अपने यहाँ प्रोडक्शन करके मार्केट में बेचते हैं, दैट इज जो क्या बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। और जो संस्थान कहीं बाहर से खरीद करके बेचते हैं मार्केट में, वो क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। तो दोनों में ही अंतर होता है। जो ट्रेडिंग बिजनेस संस्थान होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग जो बिजनेस संस्थान होते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं। तो जो संस्थान अपने यहाँ वस्तु को बनाकर मार्केट में बेचते हैं बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, और जो संस्थान कहीं बाहर से खरीद कर बेचते हैं वो बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि ट्रेडिंग अकाउंट से हम 2 चीज निकालते हैं, या तो ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि भाई परचेज एंड सेल, हाँ ठीक बेटा। अब देखिए ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, परचेज एंड सेल। कि देखिए जैसे हम कितने रुपए की वस्तु हम परचेज कर रहे हैं, कितने रुपए की वस्तु हम बेच रहे हैं,
तो वस्तु के खरीदने और बेचने में जो प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो किस अकाउंट से कैलकुलेट किया जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट से। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि भाई हमने 1,00,000 रुपए का सामान हमने परचेज किया और हमने क्या किया, कुछ 60,000 का सामान उसमें से बेच दिया, उसमें 60,000 का सामान बेचा, कितने रुपए में बेचा? मान लीजिए हमने 60,000 का सामान 2,00,000 रुपए में बेचा, है कि नहीं? 1,00,000 रुपए का हमने सामान परचेज किया था और उसमें से 60,000 का सामान हमने कितने रुपए में बेचा? 2,00,000 रुपए में बेचा। इसका मतलब हमें प्रॉफिट कितने का हुआ? 1,40,000 का। और हमारे पास अभी कितना सामान बचा? 40,000 का। तो 40,000 जो सामान बचा हो दैट इज क्लोजिंग स्टॉक, उसको क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। और हमने जो बेचा 1,40,000 में 60 वाला सामान, इसका मतलब हमें जो 60,000 वाला सामान 2,00,000 में बेचा, हमें प्रॉफिट कितने का हुआ? 1,40,000 का। तो जो प्रॉफिट हुआ उसको कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। अगर लॉस होता है तो उसको कहते हैं ग्रॉस लॉस। ग्रॉस मतलब टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस। अब क्वेश्चन ये है कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट से क्या चीज करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट केवल की क्या नाम है? ट्रेड मतलब व्यापार। व्यापार का मतलब है हमने कितने का सामान खरीदा, हमने कितने का सामान बेचा, हमारे पास कितना सामान बचा और हमने जो बेचा उस पर में कितने का प्रॉफिट या कितने का लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट है तो उसको कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, अगर लॉस है तो उसको कहते हैं ग्रॉस लॉस। लेकिन ध्यान रहे कि कोई भी व्यापार केवल प्रॉफिट लॉस से नहीं चलता। व्यापार में और भी सारी चीजें होती हैं भाई। वैसे व्यापार में क्या है, दुकान आप किराए के लिए है, दुकान का आपको किराया देना है, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन लगाना है कि नहीं? या आपने मान लीजिए अपने दुकान का इंश्योरेंस कराया, उसका आपको प्रीमियम पे करना है कि गवर्नमेंट को आपको टैक्स भी देना है कि किसा आप कह सकते हो बैंक में आपने पैसा डिपॉजिट किया, इंटरेस्ट मिल रहा है, शेयर मार्केट में पैसा लगाया है, डिविडेंड मिल रहा है। मतलब 50 तरह के हमारे खर्चे होंगे, 50 तरह की इनकम होगी। आपके यहाँ अकाउंटेंट काम कर रहे हैं, उनको सैलरी दे रहे हैं, वर्कर काम कर रहे हैं, उनको आप सैलरी पे कर रहे हैं। तो 50 तरह की जो हमारे खर्चे, 50 तरह की इनकम है, उसका ट्रीटमेंट हम लोग किस में करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। जब ट्रेडिंग अकाउंट से भाई या तो प्रॉफिट आता है या तो लॉस। ध्यान दीजिएगा, व्यापार की केवल 3 ही कंडीशंस घट सकती है, या तो प्रॉफिट, या तो लॉस, या तो नो प्रॉफिट नो लॉस। 3 के अलावा कोई कंडीशन तो हो नहीं सकती। या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, या नो प्लस नो माइनस। मतलब आप ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने कहा कि जब ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आ जाता है तो उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ भी जैसे मैंने बोला कि 50 तरह के खर्चे हैं बिजनेस के, 50 तरह की इनकम है, उनका हम ट्रीटमेंट करते हैं। उनका ट्रीटमेंट करने के बाद अगर प्रॉफिट आता है तो उसको हम कहेंगे नेट प्रॉफिट, अगर लॉस आती है तो उसको कहते हैं नेट लॉस। भाई गवर्नमेंट को हमें जो टैक्स पे करना होता है वो हम किस पे देते हैं? नेट प्रॉफिट पे। हमेशा याद रखना कि ग्रॉस प्रॉफिट गवर्नमेंट को टैक्स नहीं जाता, टैक्स हमेशा किस पे जाता है? नेट प्रॉफिट पर। और नेट प्रॉफिट निकलता कहां से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको बोलते हैं लाभ हानि खाता। तो देखिए यहां से हम निकालते हैं नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, ठीक है। अब जब नेट प्रॉफिट नेट लॉस आ जाता है तो भाई जैसे मान लीजिए हमें प्रॉफिट हुआ, हमने अपनी कैपिटल लगाई, इन्वेस्टमेंट किया है, मान लीजिए हमने 5 लाख रुपया पूंजी लगाई है, हमें 50,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो पूंजी का मतलब कैपिटल का प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल हमारी इंक्रीज हो गई, और अगर लॉस हुआ तो कैपिटल हमारी डिक्रीज हो गई। तो जैसे मैंने कहा कि भाई हमने 5 लाख रुपया कैपिटल लगाया है, 50,000 का प्रॉफिट हो गया, 50,000 का प्रॉफिट हुआ तो हमने क्या किया कि 5 लाख में 50,000 हमने ऐड कर लिया। तो इसका मतलब हमारे पास कितनी कैपिटल हो गई? 5.5 लाख हो गई। या मान लीजिए मुझे 50,000 का लॉस हुआ, 5 लाख मैंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, लगाया हुआ है, 50,000 कैपिटल हमारी डिक्रीज हो गई, हमारे पास कैपिटल कितनी बची? 4.5 लाख बची। तो कहने का मतलब हुआ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का कह सकते हो कि कैपिटल से डायरेक्ट रिलेशन है। प्रॉफिट है तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, लॉस है तो कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। और कैपिटल को हम लोग दिखाते कहाँ हैं? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हैं? लायबिलिटीज में। जिसके पहले मैंने आपको बता दिया था कि बैलेंस शीट का 2 पार्ट होता है, लायबिलिटीज एंड एसेट्स, और दोनों आपस में बराबर होता है। उसका सीधा सा मतलब है कि भाई अगर हमारे पास 100 रुपया है तो कभी हम 150 रुपया खर्च नहीं कर सकते। 150 रुपया हम तभी खर्च करेंगे जब हम 50 रुपया उधार लेंगे। इसका मतलब जितनी हमारी लायबिलिटीज है उतनी हमारी क्या है? एसेट्स है। हाँ बेटा आगे डिस्कस करते हैं। तो मैंने कहा बैलेंस शीट, लायबिलिटीज और एसेट्स 2 पार्ट होते हैं। बैलेंस शीट के 2 लड़के हैं, याद रखना। पहले वाले का नाम लायबिलिटीज है, दूसरे वाले का नाम क्या है? एसेट्स है, क्योंकि दोनों पार्ट आपस में बराबर होता है। तो जैसे देखिए यहाँ मैंने 5 बनाया हुआ है। तो मैंने बोला कि बेसिक केवल कितने होते हैं? 3, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। जनरल जो बिजनेस होता है, जैसे हमारे व्यापार बिजनेस भी 3 तरह से मानते हैं। सोल ट्रेड मानते हैं, पार्टनरशिप मानते हैं, कंपनी मानते हैं। सबसे छोटा व्यापार सोल ट्रेड होता है,
उससे बड़ा व्यापार हमारा पार्टनरशिप होता है, सबसे बड़ा व्यापार हमारा किसका होता है? कंपनी। जैसे आज हम कंपनी युग में चल रहे हैं, कंपनी एज में चल रहे हैं, तो भाई कंपनियों का आजकल युग है। अगर हम बात करें, हमारे यहाँ गवर्नमेंट सबको जॉब नहीं दे सकती, सबको वर्क नहीं दे सकती। ज़्यादातर अगर हम देखा जाए लगभग 50% या आप कह सकते हो 60% लोगों को जो जॉब मिली है या लोगों का जो वर्क मिला हुआ है वो किसके द्वारा मिला है? प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के द्वारा मिला हुआ है, पूंजीपतियों के द्वारा मिला है। भाई हर आदमी, जैसे आप ही लोग पढ़ते हो कि भाई कोई ज़रूरी नहीं सबको जॉब मिल जाए, सबको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। बहुत लोग हैं कि गवर्नमेंट जॉब करेंगे, बहुत लोग प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे। तो प्राइवेट सेक्टर एक तरह से इतना बड़ा सेक्टर है जो पूरे, बल्कि कहते हैं तो पूरे वर्ल्ड को चला रहा है। हर वर्ल्ड में प्राइवेट सेक्टर को एक तरह से ज़्यादा मान्यता दी जा रही है। अब आप ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने कहा कि बेसिकली 3 चीज़ें बनाते हैं हम, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ जैसे मैंने 5 लिखा हुआ है, मैंने बोला कि ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट का ओनर अकेला पर्सन होता है जो प्रॉफिट लॉस को कमाता है। पार्टनरशिप में 1 से ज़्यादा होते हैं, है कि नहीं? कंपनियों में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक सिस्टम जो होता है, तो जैसे मैंने कहा कि भाई अगर मान लीजिए कंपनी कोई बिजनेस है तो कंपनी बिजनेस में 5 चीज़ें बनती हैं। अब तो बल्कि जब से 2013 एक्ट आया है, अब बेसिकली 2 चीज़ बनती है, एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, एक बैलेंस शीट बनती है कि नहीं? तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जब बनाते हैं तो जैसे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, पीएल अकाउंट हो गया, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, ये सब मर्ज हो जाता है, मर्ज होकर बन जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और एक बन जाती है बैलेंस शीट। इसका मतलब बेसिकली हम कितने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ते हैं? 2। लेकिन अगर हम पुराने दौर की बात करें तो ये 5 चीज़ें बनती थी कंपनियों में, या पार्टनरशिप फर्म होती है, पार्टनरशिप फर्म में भी 5 चीज़ें बन सकती हैं। ट्रेडिंग बिजनेस अगर है, सोल ट्रेड है, तो वहाँ केवल हम 3 ही बना सकते हैं, ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट। तो जैसे मैंने यहाँ बोला आपसे कि भाई पीएल अकाउंट बना, नेट प्रॉफिट नेट लॉस आया, फिर पीएल अकाउंट जो प्रॉफिट आएगा नेट प्रॉफिट नेट लॉस, उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अगर मान लीजिए पार्टनरशिप बिजनेस है या कंपनी बिजनेस है तो उसको मैं ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। यहाँ पे हम क्या करते हैं? प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन करते हैं। भाई कितने का प्रॉफिट में रिजर्व ले जाना है, कितने का बोनस देना है कि नहीं, कितने का फंड में ट्रांसफर करना है। तो जो भी प्रॉफिट का जो एप्रोप्रिएशन है, उसकी जो प्लानिंग है वो कहाँ करते हैं? पीएल एप्रोप्रिएशन में। फिर इसके बाद हम बनाते हैं बैलेंस शीट। तो आपने देखा कि बैलेंस शीट में 2 पार्ट है, लायबिलिटीज और एसेट्स। ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक बेटा, देखिए आप लोगों को कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए। मैं आपको हर तरह का वीडियो अवेलेबल कराऊंगा और आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। जैसे मैंने कई बार आप लोगों ने डिस्कस किया है, जिसको अकाउंटेंसी नहीं आती होगी उसको भी अकाउंटेंसी आना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मैं एक एक चीज़ आपको इस तरह से इसको क्लियर कर दूंगा कि आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। और अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ऐसा करिए कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ज़्यादा मोटिवेट करिए, जिससे मैं आपको हर तरह का वीडियो अवेलेबल करा सकूँ। आगे डिस्कस कर रहा हूँ बेटा। जैसे ये मैंने आपको बता दिया, तो ये हमारे 5 स्टेप हैं। ये 5 स्टेप कितने दिन में पूरे होते हैं? 1 साल में, 1 ईयर, हमारा 12 महीने में, चाहे फाइनेंशियल पे रखें चाहे कैलेंडर ईयर पे। फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से 31 मार्च, कैलेंडर ईयर जनवरी से 31 दिसंबर। लेकिन आपको मैंने कई बार डिस्कस किया है, बताया है कि हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो हर काम किस पे करती है? फाइनेंशियल ईयर पर। यहाँ तक कि भारत का नया साल भी 1 अप्रैल को मनाया जाता है। जनरली हम लोग नया साल जनवरी से दिसंबर वाला मानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ का ईयर नहीं है, फॉरेन ईयर है। तो हमारे यहाँ का जो ईयर है वो अप्रैल वाला चलता है, इसलिए हमारे यहाँ का नया साल भी अप्रैल मनाया जाता है। और हमारी गवर्नमेंट ने भी फाइनेंशियल ईयर को अकाउंटिंग के लिए कंपलसरी कर दिया है। जो मतलब जो भी गवर्नमेंट को टैक्स देना है या जो भी मैं रिकॉर्ड शो करना है। अब देखिए मैंने बोला 5 स्टेप पूरे होते हैं। अब बात करते हैं, अगर मान लीजिए एक बड़ा ग्रुप है, बड़ा बिजनेस है, तो यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि ट्रांजेक्शन बाद जनरल के बाद लेजर। कोई बड़ा बिजनेस है तो वहाँ पर हम डायरेक्ट क्या करते हैं? डायरेक्ट लेजर नहीं, डायरेक्ट हम क्या करते हैं? डायरेक्ट लेजर बनाते हैं। ये जितने मैंने लिखा है सब एक तरह के लेजर होते हैं, 8 तरह की किताबें होती हैं। तो जैसे हमने ट्रांजेक्शन हुआ, ट्रांजेक्शन के बाद डायरेक्ट हम ये चीज़ बनाते हैं। छोटे व्यापार में क्या होगा? जनरल कह सकते हो, ट्रांजेक्शन, जनरल, लेजर, ट्रायल, फाइनल अकाउंट, इस तरह से होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि भाई ट्रांजेक्शन समय कितना हुआ, हाँ बेटा, जैसे मैंने बोला कि जैसे अगर छोटा बिजनेस है तो ट्रांजेक्शन हुआ, जनरल हुआ, लेजर हुआ, ट्रायल हुआ और फाइनल अकाउंट हुआ। तो ये देख रहे हो 1 साल में कंप्लीट हो रहा है। अब क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि मैंने जैसे आपसे बोला इतनी सब चीज़ें होती हैं। अब ये है कि जैसे मान लीजिए कि कोई बड़ा बिजनेस है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? ट्रांजेक्शन के बाद
जनरल लेजर नहीं करते, डायरेक्ट हम ये किताबें बनाते हैं। कैश बुक है, क्रय रोकड़ बही। परचेज बुक, क्रय पुस्तक। परचेज रिटर्न बुक, क्रय वापसी पुस्तक। सेल बुक, विक्रय पुस्तक। सेल रिटर्न बुक्स, विक्रय वापसी पुस्तक। BR मतलब बिल्स रिसीवेबल बुक्स, प्राप्य बिल पुस्तक। BP मतलब बिल्स पेबल बुक्स, देय बिल पुस्तक। जनरल प्रॉपर बुक, जनरल प्रॉपर पुस्तक। कुल मिलाकर कितनी किताबें हैं? 8 तरह के बुक्स होते हैं अकाउंट्स में। तो जो बड़े बिजनेस होते हैं वो डायरेक्ट 8 किताबों में इसका रिकॉर्ड करते हैं, वो जनरल एंट्री और लेजर नहीं, डायरेक्ट इनके यहाँ ये वर्क होता है। तो जैसे मैंने कहा कैश बुक में कौन सा रिकॉर्ड करते हैं? जितने हमारे नगद लेन देन है, जितने हमारे कैश ट्रांजेक्शन है, जितने हमारे जो कैश ट्रांजेक्शन है उनका रिकॉर्ड हम लोग किस में करते हैं? कैश बुक में, रोकड़ बही में। भाई कितने का नगद खरीदा, कितने का नगद पेमेंट किया, जो भी हमारा नगद ट्रांजेक्शन है याद रखना वो कैश बुक में रिकॉर्ड होता है। और जो हमारे उधार खरीदा, जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं, जिस वस्तु का बिजनेस कर रहे हैं, अगर उसको हम उधार खरीद रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड किस में करते हैं? परचेज बुक में। मान लीजिए हमने उधार खरीदा, उसमें से कुछ फॉल्ट निकला, कुछ खराब निकला, डिफेक्टिव निकला, उसको हमने रिटर्न कर दिया, तो उसका रिकॉर्ड कहाँ होता है? परचेज रिटर्न बुक में। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हम जिसका व्यापार कर रहे हैं उसको हमने उधार बेचा, तो उसको हम रिकॉर्ड कहाँ करते हैं? सेल बुक में। समझ करिए उसमें कोई फॉल्ट निकला, कोई डिफेक्टिव आया, तो प्रॉपर जो पार्टी थी, जो पर्सन था, हमें वापस किया, तो उसका रिकॉर्ड कहाँ करते हैं? सेल्स रिटर्न बुक में। अब देखिए आगे BR और BP है। मैंने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था BR और BP क्या चीज़ होता है। तो जो BR का जो ट्रांजेक्शन है, बिल्स रिसीवेबल, जो हमारे ट्रांजेक्शन है बिल, उनका रिकॉर्ड कहाँ करते हैं? BR बुक में। और जो हमारे बिल्स पेबल ट्रांजेक्शन है उनका रिकॉर्ड कहाँ करते हैं? बिल्स पेबल बुक्स में। अब बात होती है जनरल प्रॉपर बुक्स क्या होती है? जनरल प्रॉपर बुक्स का मतलब सीधा सा मतलब आप जानिएगा, जो इन 7 किताबों में, 7 अकाउंट्स में जिनका रिकॉर्ड नहीं करते, उनका रिकॉर्ड हम किस में करते हैं? जनरल प्रॉपर में। जैसे मान लीजिए आप एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, एसेट्स पे आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, या आप कह सकते हो कि लोन पे इंटरेस्ट लगा रहे हो, या कह सकते हो कि, कहने का मतलब जहां पर ये जो 7 में जिसका रिकॉर्ड नहीं होता उसका रिकॉर्ड कहाँ करते हैं? जनरल प्रॉपर बुक्स में। तो अकाउंटिंग साइकिल आप लोगों को समझ में आ गई होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकाउंटिंग साइकिल, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि हम जो अकाउंटिंग पढ़ते हैं उसमें वर्क क्या होता है। तो आपने देखा सबसे पहला क्या था हमारा अकाउंटिंग का स्टेप में? मॉनेटरी टर्म, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजेक्शन। दूसरा था रिकॉर्डिंग, जिसको हम बोलते हैं जर्नल बुक्स, जर्नल एंट्रीज करना। और तीसरा हमारा था क्लासिफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं लेजर या अकाउंट। और चौथा हमारा था समराइजिंग, जिसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है। और अगला हमारा था एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, जिसको बोलते हैं फाइनल अकाउंट, अंतिम खाते। इसलिए इसका अंतिम खाते इसलिए कहा जाता है कि भाई हमने ट्रांजेक्शन किया, उसके बाद हम उसका पूरा स्टेप बाय रिकॉर्ड किए और लास्ट में उसको हमने रिजल्ट देखा, हमें कितने का प्रॉफिट, कितने का लॉस हुआ, हमारी फाइनल कंडीशन कैसी है, हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है, कि भाई मुझे किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है, हम घाटे में चल रहे हैं कि फायदे में चल रहे हैं, कहीं दिवालिया तो नहीं हो गए। ये हमारा अपना जो एक कॉन्सेप्ट है, ये हम किसके थ्रू देखते हैं? फाइनल अकाउंट के थ्रू। फाइनल अकाउंट का जो लास्ट स्टेप होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या बताता है? कि कह सकते हो कि फाइनल रिजल्ट ऑफ बिजनेस, या फाइनेंशियल, कह सकते हो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस कौन मेंटेन करता है? उसको बैलेंस शीट बताता है कि भाई पर्सन की आर्थिक स्थिति कैसी है, उसको कितना देना है, उसको कितना लेना है, उसके पास भाई कितनी की प्रॉपर्टी है, कितने की उसके पास लाइबिलिटीज हैं। ये हमारा जो रिकॉर्ड करता है वो बैलेंस शीट करता है। तो ये हो गया हमारा लेखांकन चक्र, अकाउंटिंग साइकिल। ठीक बेटा, अब आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे इसको। अब आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, आप लोग देख लीजिएगा बोर्ड पर, कोई समस्या होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा। अब आगे बात करने वाले हैं नेचर ऑफ अकाउंट्स के बारे में, कि हमारे अकाउंट के नेचर कितने होते हैं। जैसे कई लोगों को समस्या होती है कि सर अकाउंटिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हैं, तो हर प्रॉब्लम मैं आपकी सॉल्व करता हूं। बात करता हूं नेचर ऑफ अकाउंट्स। नेचर ऑफ अकाउंट्स, जिसको हम बोलते हैं बेटा लेखांकन या खाते। ठीक है, की प्रकृति।
ठीक बेटा। नेचर ऑफ अकाउंट्स, ठीक बेटा। नेचर ऑफ अकाउंट जिसको बोलते हैं खाते की प्रकृति। अब देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो खाता हमारा होता है बेसिकली दो तरह का मानते हैं हम लोग। अभी केवल मैं नेचर बता रहा हूँ, कि रूल के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, केवल आप नेचर समझिएगा। खाते हमारे दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा पर्सनल अकाउंट, ठीक बेटा, जिसको हम लोग कहते हैं व्यक्तिगत खाता, ठीक है, व्यक्तिगत खाता। दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट, जिसको हम लोग बोलते हैं अव्यक्तिगत खाता, ठीक है। अब जो पर्सन हमारे होते हैं, याद रखना आप लोग, पर्सन बेसिकली एक तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। जैसे इसमें आएगा क्या, ये आपको मालूम होना चाहिए, इसमें क्या आएगा, एनी नेचुरल पर्सन नेम, एनी नेचुरल पर्सन नेम। जैसे आप कह सकते हो एग्जाम्पल में राम, अकाउंट लगाएंगे तो एपॉस्ट्रोफी, नाम के साथ हमेशा याद रखना है, अकाउंट लगाएंगे तो एपॉस्ट्रोफी, राम से अकाउंट है, श्याम से अकाउंट, ठीक, एटसेट्रा। दूसरा जैसे हमारा है आर्टिफिशियल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल, जिसको हम लोग बोलेंगे कृत्रिम, आर्टिफिशियल क्या बोलेंगे, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, ठीक बेटा, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा एनी ऑर्गेनाइजेशन नेम एंड कंपनी नेम, ठीक है। समझ रहे होंगे आप लोग, एनी ऑर्गेनाइजेशन नेम एंड कंपनी नेम। जैसे अगर इसका एग्जांपल देखें हम, भाई एनी ऑर्गेनाइजेशन नेम, एनी कंपनी नेम, एनी इंस्टीट्यूशन नेम, मतलब किसी संस्था का नाम। जैसे मैं कहता हूँ LIC अकाउंट, है कि नहीं, GIC गवर्नमेंट इंटर कॉलेज अकाउंट, है कि नहीं, टाटा लिमिटेड अकाउंट, एटसेट्रा। और अगला हमारा पर्सन होता है अकाउंट, जिसको बोलते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव, REPRESENTATIV, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता, ठीक है, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता। इसमें ध्यान रहे, इसमें 4 आते हैं। पहला होता है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दूसरा हमारा होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, तीसरा हमारा होता है
एक्रूड इनकम, और इधर बता दे रहा हूँ चौथा हमारा होता है एडवांस इनकम। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है कि नहीं, प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेज, एक्रूड इनकम, एडवांस इनकम, जो पहले पढ़ा चुका हूँ आपको। आदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय, अनुपार्जित आय, ये जो चारों हमारे होते हैं, आप ध्यान याद रखिएगा। रिप्रेजेंटेटिव जो पर्सनल अकाउंट होता है, प्रतिष्ठित व्यक्तिगत खाता, इसके 4 लड़के होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेज, एक्रूड इनकम, एडवांस इनकम, क्योंकि ये चारों किसी न किसी पर्सन की तरफ इंडिकेट करती है, चाहे वो आप नेचुरल की तरफ इंडिकेट करती हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल, इसलिए इनको रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। तो याद रखना, पर्सनल अकाउंट में कितने पर्सनल होते हैं? 3, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल में क्या आया कि जैसे हमारा आपका नाम, जिसको भगवान ने बनाया हो नेचुरल है, और जिसको इंसान ने बनाया हो आर्टिफिशियल है। तो जैसे राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, सोहन का अकाउंट नेचुरल है, और जैसे LIC का अकाउंट, GIC का अकाउंट, टाटा लिमिटेड का अकाउंट, रिलायंस कंपनी का अकाउंट है कि नहीं, या ICICI बैंक का अकाउंट, बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट, जितने भी हैं ये हमारे क्या हैं कि आर्टिफिशियल है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव में केवल ये 4 आते हैं। अब बात करता हूँ इम्पर्सनल। इम्पर्सनल हमारा 2 तरह का होता है। इम्पर्सनल 2 तरह का होता है। एक तो होता है रियल अकाउंट, जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक खाता। ठीक है, या इसी का एक नाम और है, रियल को ही हम कह सकते हैं एसेट्स अकाउंट, संपत्ति खाता। ठीक बेटा, और दूसरा होता है हमारा ये नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं नाम मात्र खाता या अवास्तविक। अवास्तविक कहने का मतलब जो वास्तविक नहीं है। रियल अकाउंट में इसमें आएगा क्या, इसमें आपको ध्यान रखना है। रियल अकाउंट में क्या आती हैं? ऑल एसेट्स एंड गुड्स, ऑल एसेट्स एंड गुड्स। और अगर इसका भी अगर कैलकुलेशन हम लोग करें तो ये 2 तरह का बनता है, एक टेंजिबल और दूसरा इनटेंजिबल। ठीक है, ये आपको बता चुका हूँ पहले। मूर्त, ये हमारा क्या है? अमूर्त। ठीक है, अब टेंजिबल का अगर इसका एग्जाम्पल आपको दूँ तो जैसे कह सकते हो जो दिखाई देता है, जैसे लैंड अकाउंट, कैश अकाउंट। ठीक है, लैंड हो गया, कैश हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, गुड्स हो गया। ठीक है, जो चीज़ें हमारी दिखती हैं वो किस में आती हैं? टेंजिबल में। ठीक है बेटा, और जो चीज़ें दिखाई नहीं देती, संपत्तियां दिखाई नहीं देती, वो किस में आती हैं? वो आती है इंटेंजिबल में। जैसे कह सकते हो गुडविल अकाउंट, ठीक है, पेटेंट अकाउंट, सॉफ्टवेयर अकाउंट, कॉपीराइट अकाउंट, ट्रेडमार्क्स अकाउंट, ये सब किस में आते हैं? इंटेंजिबल में। तो याद रखना संपत्तियां। अब आते हैं नॉमिनल। नॉमिनल में क्या आते हैं? इसमें याद रखना आप लोग, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस और ऑल इनकम्स एंड गेंस। जैसे मान लीजिए सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी हमारा नुकसान है,
ठीक है, आएगा। किराया पार है, किराया हमारा फायदा है। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि मैंने ये तीन, अगर ओवरऑल इसका देखा जाए तो तीन पार्ट में बंटता है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल में सभी व्यक्ति आए जो बता दिया, रियल में सभी संपत्तियाँ आई, संपत्तियाँ दो तरह की हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल, इसके बारे में मैंने डिस्कस कर दिया। और नॉमिनल में क्या आएगा, जो ना तो पर्सनल ना तो रियल है, सब किस में आता है, नॉमिनल में। कहने मतलब सब व्यय हानि आती, समझता है लाभ होता है। जैसे सैलरी पा रहे हैं, फायदा है, सैलरी दे रहे हैं, नुकसान है, किराया पा रहे हैं, फायदा है, किराया दे रहे हैं, नुकसान है। तो कहने मतलब जो फायदा नुकसान है इसमें आता है नॉमिनल में। तो आप लोग समझ गए होंगे इसका नेचर। अब मैं आगे बात करने वाला हूँ, अब इसमें बेटा आगे हम डिस्कस करने वाले हैं इसके रूल्स के बारे में, इसका अकाउंटिंग रूल्स क्या होता है। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग रूल्स। ठीक है भाई, अकाउंटिंग रूल्स में अब बात कर रहा हूं अकाउंटिंग रूल्स, इसको हम लोग बोलेंगे हिंदी में खाते के नियम। ठीक बेटा, अकाउंटिंग रूल्स, खाते के नियम। चलिए, सबसे पहला अकाउंट पर्सनल, पर्सनल अकाउंट। ये आपको मालूम है, आप लोगों को व्यक्तिगत खाता कहते हैं। इसका रूल आप लोग नोट करिएगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट, इसको हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत खाता, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। याद रखिएगा, पाने वाले व्यक्ति एवं संस्था के नाम को डेबिट करते हैं तथा देने वाले व्यक्ति एवं संस्था के नाम को क्रेडिट करते हैं। हिंदी वाले भी याद रखना भाई, मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूं, बोल दे रहा हूं। उसके बाद हमारा दूसरा अकाउंट रियल, रियल अकाउंट। इसका नियम क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक बेटा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब व्यवसाय में आने वाली वस्तुओं संपत्तियों के नाम को डेबिट करते हैं तथा व्यवसाय से बाहर जाने वाली वस्तुओं संपत्तियों के नाम को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तीसरा है हमारा नॉमिनल अकाउंट, जिसको हम लोग बोलते हैं नाम मात्र खाता। इसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। कहने का मतलब व्यवसाय में समस्त व्यय हानियों को डेबिट किया जाता है तथा समस्त आय लाभ को क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, तो ये नियम आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने बोला पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। दूसरा अकाउंट था रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तीसरा अकाउंट हमारा था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, नॉमिनल अकाउंट था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो ध्यान रखना, पर्सनल अकाउंट कहेंगे पाने वाले व्यक्तियों संस्था के नाम को डेबिट करते हैं तथा देने वाले व्यक्तियों संस्था के नाम को क्रेडिट करते हैं। रियल अकाउंट कहते हैं कि व्यवसाय में आने वाली वस्तुओं संपत्तियों को डेबिट करते हैं तथा जाने वाली वस्तुओं संपत्तियों को क्रेडिट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट कहते हैं व्यवसाय में समस्त व्यय हानियों को डेबिट करते हैं तथा समस्त आय लाभ को क्रेडिट करते हैं। तो ये हमारे 3 रूल हैं। अब ये रूल कैसे फॉलो किए जाएंगे, कैसे अप्लाई होंगे, इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए इतना। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए यदि कोई प्रॉब्लम हो, जिससे मैं आपको हर तरह की प्रॉब्लम को, जो आपकी हर अकाउंटिंग की जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हर प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूँ और
आपको एक अकाउंटिंग का अच्छा नॉलेज दे सकूँ। तो आज के लिए इतना, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।